बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स सीरीज़ में हम आज 9th क्लास के फ़िज़िक्स का जो 3rd चैप्टर है डायनामिक्स, उसका आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आखिरी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसी चैप्टर की जो पहली इब्तिदाई गुफ्तगू थी जिसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था फोर्स की डिफिनीशन के बाद। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये बात पढ़ी कि अगर एक एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जो रेस्ट में है, वो तो रेस्ट में रहेगा, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हरकत में है तो उसकी जो हरकत होगी, उसकी जो मोशन होगी, उसकी दो ख़ास बातें हैं। एक तो उसकी स्पीड यकसां रहेगी और दूसरा उसकी डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी, जिसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। तो हमने बात ये की कि एक ऑब्जेक्ट लगभग यूं चलेगा, आप इसको स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम कर लीजिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीध में हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब नेचुरल सा एक क्वेश्चन उभरता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज कर रहा है तो जहन में सवाल तो उभरना चाहिए कि क्या कोई फोर्स यहाँ पे है या नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई फोर्स नहीं है और ये ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज कर रहा है, सीधा जाने के बजाय यूं कर्व में या सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा है, तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत डिक्लेयर हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने वो जो सब पोजीशन ली थी, हमने जो बात की थी, वो बात वैलिड नहीं है। लेकिन हम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑल दीज थिंग्स ये प्रूव्ड है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस्टेब्लिश्ड लॉ है। तो अगर ये लॉ इस्टेब्लिश है और ये ठीक है तो फिर यहाँ पे कोई फोर्स होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो कोई फोर्स है जो इसको मुसलसल अंदर की जानिब, यानी अगर हम इस दायरे को मुकम्मल करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसका कोई सेंटर है और ये फोर्स उसको मुसलसल सेंटर की तरफ, वरना ये अगर यूं जाएं तो अब देखें कि ये सेंटर से दूर होता जा रहा है और इस फोर्स की वजह से ये सेंटर की तरफ मुसलसल इसको एक पुश मिल रहा है। पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि बाहर से कोई फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ दबा रही है, और ये भी मुमकिन है कि अंदर से कोई फोर्स है जो कि इसको अंदर की ही तरफ रख रही है। जो पहली बात मैंने की वो उस सूरत में होता है जो डेथ वेल या मौत का कुआं जिसको कहते हैं सर्कस में। अगर आपको कभी मौका मिला है और आपने देखा है तो सर्कस में जो है तो वो एक मोटरसाइकिल सवार या जो ज़रा बाज़ दफ़ा छोटी मोटी गाड़ियाँ जो हैं मोटर में भी बैठा होता है और दीवार के ऊपर वो चल रहा होता है। तो बाहर से जो दीवारें होती हैं वो उस मोटरसाइकिल सवार को या उस गाड़ी सवार को अंदर की तरफ कुछ पुश प्रोवाइड कर रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, ये ओलंपिक्स में भी खेलों में होता है कि गोला होता है जिसके साथ एक जंजीर बंधी होती है और वो जो एथलीट है वो जंजीर को पकड़े हुए यूं ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमाता है, तो उसके जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर एक पुश होता है और वो मुसलसल उस जंजीर को, जैसे जो मेरे ये थंब इंडिकेट कर रहे हैं, सेंटर की तरफ उसको पुश दे रहे होते हैं। सो इन बोथ द केसेस जब जब वो फोर्स उसको मिलती जाती है तो वो इस सर्कल के अंदर वो चलता जाएगा। अब बड़ी सादा सी बात है कि अगर ये रस्सी टूट जाती है तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि उसके बाद जिस पॉइंट पे ये रस्सी टूटती है तो उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सीध में जाएगा। अगर यहाँ पे टूट गई, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ पे टूट गई तो ये बिल्कुल इस सीध में चला जाएगा। सो यहाँ पे हम दो तीन बातों को इकट्ठा करते हैं और वो ही हमारा आज का टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स।
थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग जो अभी दी, आई होप जो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की तो उनकी मदद से आप इस हद तक तो समझ चुके होंगे कि ये जो जिस फोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुश देती है या ये कंपेल करती है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले टूवर्ड्स इसको सेंटर की तरफ पुश, या सर्कुलर पाथ पे इसको मेंटेन रखे। तो मेंटेन रखने के लिए इसको एक इनवर्ड पुश मिलना चाहिए। अब अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर देते हैं, द फोर्स विच keep a body moving on circular path देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कोई मखसूस कोई बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा तब्दील भी कर सकते हैं कि द फोर्स विच push the object towards the center of circle, which compels a body to move towards the center of circle, ये सारी चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी से डिनोट करते हैं, विच इज़ वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को उसी तरह लिख के m अपनी जगह लिखते हैं और a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन, यानी हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, या सो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब ये आप सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, या अंदर से है या बाहर से, जिस तरफ से भी है, तो एट द सेम टाइम बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब नेचुरली ये उसके अपोजिट है। अ फोर्स which tends to move a body away from center of curved or circular path। यानी देखिए तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हमारे पास एम वी स्क्वेयर बाय आर। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगी। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि उनके डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस। सो अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ जी। अब ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो फोर्सेस हो जाती हैं। इनका डेली लाइफ में बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, इनके साथ डील भी करते हैं, और इनको समझकर हम अपनी काफ़ी सारे जो गैजेट्स हैं वो इनके ऊपर काम करते हैं। अब हम थोड़ा सा इनका जो यूज़ है
उसको देखते हैं कि डेली लाइफ में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सबसे पहला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है रोड इंजीनियरिंग में। इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहा जाता है और इंजीनियर्स अपनी ज़ुबान में इसको सुपर एलिवेशन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पहाड़ी मकाम की तरफ जाएं तो जहाँ पे टर्न होते हैं वहाँ गाड़ी खुद ब खुद थोड़ा सा इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट कर्व बेंड हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारे पास नॉर्मल रोड यूँ है, लेकिन बेंड के ऊपर हम इसका एक किनारा, एक बैंक ऊपर कर देते हैं, ऊपर को उठा देते हैं, जिसके नतीजे में जो गाड़ी है वो अंदर की तरफ, यानी ये जो सर्कल है जिसमें घूम रही थी, तो अब गाड़ी यूं नहीं चलती बल्कि गाड़ी थोड़ा सा टिल्ट ले लेती है। किस तरफ को? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यूं एक एक्स्ट्रा हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं इसके ज़रिए। अब इसके दो फोर्स के नेचुरली दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक इनवर्ड हो जाता है, एक हमारे पास अपवर्ड हो जाता है, दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। सो हमारा जो यहाँ पे जो कंसर्न है वो इनवर्ड कंपोनेंट में है कि इनवर्ड कंपोनेंट कितना है। इसी की बुनियाद के ऊपर वो जो इनवर्ड कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है विच प्रिवेंट्स अ व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग, स्लिप नहीं करता। अगर ये फोर्स मौजूद ना हो, यानी अगर आप सीधे रोड के ऊपर गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करें तो अक्सर गाड़ी स्लिप भी कर जाती है या लुढ़कती चली जाती है, कलाबाजियाँ खाती चली जाती है। सो ये हमारे पास जो पहला इसका जो हम यूज़ करते हैं वो है बैंकिंग ऑफ रोड। नोट्स में आपको डिटेल मिलेगी, या मैं सिर्फ हेडिंग्स के ज़रिए काम चलाऊँगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमें जो चीज़ मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स की या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप जो भी समझ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली ज़्यादा यूज़ में आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम ये इस बैंकिंग ऑफ रोड के ज़रिए ही इसको कवर करते हैं। एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूज। अब नाम ही ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नाम ही दे रहा है। सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज एक बहुत सादा सा एक रिंग है जो मोटर के साथ अटैच है और मोटर बड़ी तेज़ी से घूमती है। इसके घूमने की रफ्तार जो होती है वो लगभग 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी RPM के एक मिनट में कितने चक्कर खाती है। याद रखिएगा कि हमारे पास इससे भी ज़्यादा तेज़ RPM के सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज सबसे पहले तो उसको इस्तेमाल जो होता है वो ये जो ब्लड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे वो करते हैं। बहुत तेज़ी से जब ये घूमता है, आपने पढ़ा कि F = mv²/r, ये फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होगी। अब अगर हम V और R को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मास कम होगा तो कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी बुनियाद के ऊपर ब्लड के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होती है, तो वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर सेट हो जाती हैं। इस तरीके से हम उसमें से RBCs को निकाल सकते हैं। जिन पेशेंट को सिर्फ प्लाज्मा चाहिए होती है, यानी उनको रेड ब्लड सेल्स नहीं चाहिए होते हैं, थैलेसीमिया वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें हम यही प्रोसेस करते हैं। इसके ज़रिए हम उनको उसके अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। सो ओनली वाइट ब्लड सेल्स या जो प्लाज्मा होता है वो बाकी बच जाता है। थर्ड हमारे पास जो है वो क्लॉथ ड्रायर है। इसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। पोर्स जब ये सिलेंडर तेज़ी से चक्कर काटता है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं, जो छोटे सुराख हैं, उनमें से वाटर ड्रॉप्स जो हैं बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो कि
मशीन से ड्रेन आउट हो जाते हैं। और कपड़े में मामूली सी नमी बच जाती है जिसको बड़ा आसानी से हम सुखा सकते हैं, वो चंद मिनटों में सूख जाते हैं। फोर्थ हमारे पास जो है वो है क्रीम सेपरेटर। दूध के अंदर या कर्ड जो है उसके अंदर हमारे पास फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इनको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि मधानी के ज़रिए, इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए इनको बीट किया जाता है। तो उसमें होता ये है कि जो हल्के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास कम होता है वो सेंटर के करीब इकट्ठे हो जाते हैं, और जो थिक मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फ़ैट्स अलहदा हो जाती हैं जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं जो फ़ैट्स बनाती हैं, ये क्रीम्स प्रोवाइड करती हैं, बेचती हैं, वो ये यूज़ करती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉटन कैंडी है। कॉटन कैंडी चीनी को एक छोटे से परफोरेटेड से चैम्बर के अंदर हम मेल्ट करते हैं। हाथ से आमतौर पे इसको चलाया जाता है और वो जो मीठी सी रुई सी बनती है वो मेल्ट होके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकलती है। उन पोर्स में से बहुत छोटे पोर्स होते हैं, और जब बाहर निकलती है तो हवा के साथ वही मॉलिक्यूल, वो जो शुगर मॉलिक्यूल है, वो ठंडा होता चला जाता है और लंबे लंबे रेशे या जालानुमा किस्म की एक चीज़ बना लेता है, विच इज़ नोन एज द कॉटन कैंडी। तो हम कॉटन कैंडी को इसमें इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए भी यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ भी आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हो सकती है, आप सोच भी सकते हैं और हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इवन हमें हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।